हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि वाई पुअर कंट्रीज आर पुअर। देखिए, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब का डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है, डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर है और डिफरेंट कल्चर्स होते रहते हैं। हम एक ही फैक्टर को उठाकर पूरी दुनिया के साथ रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए इन सब का एक ही पॉइंट नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले हम रेफरेंस पे बात करते हैं कि वाई नेशन फेल एक किताब है जिसकी दो राइटर्स हैं, डेरून एसिमोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन। ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, यूएस की इकोनॉमिस्ट हैं और दोनों ही इस बात पर फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिकली क्यों कंट्रीज जो हैं वो पुअर हैं। ये दोनों ही राइटर्स इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो किस्म की इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है, दूसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। और जिन कंट्रीज के पास इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो तो कामयाब कंट्री हैं, और जिनके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं वो कंट्री बर्बादी की तरफ चले जाते हैं और वो पुअर कंट्रीज हैं। राइटर्स अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो दो एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एक एग्जाम्पल ये था कि नेगोलेस एरुजेन और दूसरा ये था कि नेगोलेस सोनोरो। ये दो सिटीज हैं जो कि यूएसए में एक यूएसए में एग्जिस्ट करता है, दूसरा मैक्सिको में एग्जिस्ट करता है। राइटर इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करता है कि जो दुनिया में जितने भी पुअर ममालिक्स हैं इनकी कल्चर, जियोग्राफिकल लोकेशन और इकोनॉमिक सेक्टर पर कोई भी इम्पेक्ट नहीं कर सकता। उनका जो डेवलपमेंट है वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता बल्कि इंस्टीट्यूशन पर फोकस करता है। वो इस बात को प्रूफ करने की कोशिश भी करते हैं। ज़्यादातर राइटर्स इन दो सिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। वो इसलिए कि एक जो सिटी है वो यूएसए में है और दूसरा सिटी है मैक्सिको में है, और जो सिटी यूएसए में है वो तो डेवलपमेंट सिटी है और जो मैक्सिको में है वो डेवलपमेंट सिटी नहीं है। इसका बेसिक रीज़न वो ये बताते हैं कि जो मैक्सिको में सिटी है उनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सिटी यूएसए में है वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें। अब ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। देखें, जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है वो पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। उनको अपने मुफाद के लिए है लेकिन ज़्यादातर नहीं है, अपनी इंटरेस्ट को कम रख के मुल्क की इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, इसलिए वो कामयाब इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं जिन कंट्रीज़ में, वो कंट्रीज़ पुअर इसलिए हैं क्योंकि एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपनी मुफाद की खातिर काम कर रहे होते हैं, जिसमें करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, साउथ अफ्रीकन कंट्री जितने भी हैं वो एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें, और जो यूरोपियन स्टेट्स हैं जिसमें डेवलप्ड स्टेट्स हैं उसमें इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है कि ये दोनों राइटर्स इस बात पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन कंट्रीज़ के पास इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो कामयाब हैं और जिनके पास एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो बर्बाद कंट्री हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए राइटर्स दो एग्जाम्पल और भी दे देते हैं, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये दोनों जापानी सिटीज़ हैं और सिविल वार के बाद ये दोनों अलग हो गए थे। जो नॉर्थ कोरिया सिटी है वो एक डेवलप्ड सिटी है और जो साउथ कोरिया सिटी है वो डेवलप्ड सिटी नहीं है। लेकिन एक बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोग हैं, ये जस्ट वॉल सेपरेशन है इन दो सिटीज़ के बीच में। तो इन दोनों की जो सिटीज़ हैं, ये दो सिटीज़ हैं, एक डेवलपमेंट सिटी है, दूसरा डेवलपमेंट नहीं है। तो इस बात पर राइटर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जिन सिटीज़ या कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं वो आगे जा सकते हैं और जिनके पास एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो आगे नहीं चल सकते। तो फाइनली वाई नेशन फेल की दो राइटर्स इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन मैटर्स द मोस्ट, नॉट देयर जियोग्राफी, नॉट देयर इकोनॉमिक सेक्टर्स, नॉट देयर कल्चर था, बल्कि उनके इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं। किसी भी कंट्री के लिए अगर उनकी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव हैं वो कंट्री दुनिया में कामयाब है, और जिनकी एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाकाम कंट्री है इस दुनिया के अंदर। ये तो हमने जस्ट वाई नेशन फेल की एक रेफरेंस आपके सामने रखी है। क्या एक ही रेफरेंस को या एक ही फैक्टर को हम पूरी दुनिया के साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इसलिए कि दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो अपनी जियोग्राफी उसकी मैटर करती है। अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें हॉट वेदर्स, कोल्ड वेदर्स और मेडिटेरियन सी ओशनिक वेदर्स भी होते रहते हैं। उसमें ख़तरनाक किस्म के वेदर्स होते रहते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते रहते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस भी होता रहता है। इसका बेसिक पॉइंट ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस होने से इसका जो इकोनॉमिक फैक्टर है उन पर डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ सकता है और फिर वो कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इसराइल की मिडिल ईस्ट के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पूरा मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक मिथ है, कंपटीशन है वेपन्स बनाने की। तो जाहिर सी बात है वो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं वो
वेपन्स बनाने में मसरूफ़ होते हैं, अपनी मिलिट्री को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर वो अपनी वेपन्स पर और मिलिट्री पर फोकस कर रहे होते हैं इकोनॉमिक को छोड़ के। तो ये इकोनॉमिक को छोड़ के जब मिलिट्री पर अपनी वेपन्स पर ज़्यादातर खर्चा कर रहे हैं, एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये कंट्रीज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट होने की बहुत करीब होते जा रहे हैं। और ओवर पॉपुलेशन है, ज़्यादातर वो अपनी जीडीपी को मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर देते हैं। तो फिर जो कंट्रीज़ हैं उनकी मिलिट्री तो स्ट्रांग होता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली पीछे चले जाते हैं और सदियों तक वो इस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। और अगर थर्ड फैक्टर की बात करें इसी वार जोन के ऊपर, तो यूएस की बहुत सैंक्शंस भी रही हैं मिडिल ईस्ट के साथ, जैसे कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया के ऊपर। तो जाहिर सी बात है जब सैंक्शंस एक कंट्री के ऊपर इम्पोज होते हैं तो ये उन कंट्री के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो फॉरेन कंट्रीज से या दूसरी ममालिक से अपनी कारोबार स्टार्ट कर सके, बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो वो कंट्रीज डिफॉल्ट होने की बहुत करीब होते रहते हैं। ये तो कुछ ऐसे इन कंट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में स्टेट्स कॉलोनाइज होते रहते हैं, जिसमें जर्मनी ने आज़ादी लिया था और आज़ादी के बाद वो एक बहुत डेवलप्ड स्टेट्स बन चुका है। यूएसए, फिनलैंड की बात किया जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत अच्छे मुकाम तक जहाँ पहुँचे हैं। तो ये बात इस बात का प्रूफ है कि जो कंट्रीज़ की इंस्टीट्यूशंस अच्छी हैं वो अच्छे मंजिल तक पहुँच सकते हैं, और जिनकी एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं वो पीछे हैं बहुत ज़्यादा। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो यूरोप के अंदर एक और भी प्रॉब्लम था जिसे यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस कहा जाता है, जिसमें 1.3 मिलियन लोग पूरी दुनिया से आए थे। क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद जितने भी लोग मिडिल ईस्ट की लोग थे, जिसमें सीरिया, इराक, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया से, कुछ लोग पाकिस्तान से भी थे, पूरी दुनिया से यूरोप में सेटल होने के लिए गए थे। तो यूरोपियन कुछ कंट्रीज थे वहाँ पे, उन्होंने तो पहले प्रोहिबिट किया था, स्टॉप किया था अपनी बॉर्डर्स। तो बाद में जर्मनी ने जो एक्सेप्ट किया था इन लोगों को, और जर्मनी को बहुत इसका तकलीफ हुआ था, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक चैलेंजेस आते रहते हैं और इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना एक कंट्री के लिए मुश्किल हो जाता है। तो थर्ड फैक्टर ये था कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी यूरोप में आया था, और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो यूरोप की जितने भी बैंक सिस्टम थे वो कोलैप्स कर चुके थे। डेट है 2007 से लेके 9 तक के बीच में, 2 साल के बीच में यूरोप में जितने भी बैंकिंग सिस्टम था वो मोस्टली कोलैप्स कर चुके थे। अगर फोर्थ फैक्टर की बात किया जाए तो करेंसी क्राइसिस, तो यूरोप में मोस्टली करेंसी क्राइसिस होते रहते हैं। मोस्टली यूरोप इस क्राइसिस से फेस कर चुका है ज़्यादातर हिस्ट्री में भी और करंटली आपको पता है कि एक ब्रिक का मीटिंग होते रहते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो मीटिंग होते रहते हैं। इस मीटिंग का ज़्यादातर डॉलर डिफ़ॉल्ट होने के बहुत चांसेस थे, क्योंकि अगर करेंसी डिफ़ॉल्ट हो जाता है यूएस का तो पूरे यूरोप को ही एक धचका लग सकता था, नुकसान हो सकता था करेंसी के ऊपर। तो ये मीटिंग्स होते रहते हैं, करेंसी फ्यूचर में भी मीटिंग्स होते रहे और करंटली भी ये मीटिंग्स होते रहे, इनका बहुत ज़्यादा यूरोप को ही नुकसान हो सकता है। और फिफ्थ फैक्टर है अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते आए हैं, उनका इकोनॉमी है वो पूरा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता आ रहा है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट 83% जो कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता आ रहा है कई सालों से। तो इसका बेसिक पॉइंट ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ इसलिए इसका इकोनॉमी पर डिपेंड करते आए हैं कि उनमें जंगल्स हैं, डेजर्ट हैं और वहाँ पर मोस्टली एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। तो वो वहाँ पर करप्शन भी ज़्यादा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये वैसे ही जो कंट्रीज़ पीछे हैं। लेकिन मोस्टली जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो ऑयल रेवेन्यू पर ही उसका जीडीपी डिपेंड करता आ रहा है कई सालों से। लेकिन हम सबको मिला के हम ये कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन मैटर द मोस्ट। वो इसलिए कि जिसमें सी रूट्स, लैंड रूट्स और एयर रूट्स हैं, और जिसमें वाटर रिसोर्सेज हैं, जिसमें लेक्स, रिवर्स हैं, और जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादातर रिवर्स और लेक्स हैं उनका जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जितनी भी हैं इनका मोस्टली जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। और अगर इजिप्ट को देखा जाए तो उनके पास एक सुएज कैनाल है जो पूरी यूरोप को कनेक्ट करता है एशिया के साथ, जैसे मेडिटेरेनियन सी से लेके रेड सी तक ये एक कनेक्शन है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। और मोस्टली जियोग्राफिकली क्लाइमेट्स चेंजेस भी होते रहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंजेस भी फेवर करते रहते हैं इन कंट्रीज के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे जितनी भी कंट्रीज हैं मोस्टली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनका जो एग्रीकल्चर है वो रेन पर ही है, तो इनका इकोनॉमी भी बढ़ जाता है रेन के ऊपर से। कुछ कंट्रीज हैं जिसको क्लाइमेट चेंजेस जो फेवर करते रहते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनको क्लाइमेट चेंजेस
डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके आते हैं। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली हैं वो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से उनको ज़्यादातर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, और एशियन कंट्रीज़ के लिए ये क्लाइमेट चेंजेस फेवर में होते रहते हैं मोस्टली। अगर जियोग्राफी की बात किया जाए तो जियोग्राफिकल लोकेशन एक मैटर भी कर सकता है, फेवर भी हो सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है किसी कंट्री के लिए। अगर जियोग्राफी की बात किया जाए तो दुनिया के अंदर जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जिसको सी रूट्स नहीं है, तो वो कंट्रीज की कंडीशन जो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हैं। उसका बेसिक पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं अफगानिस्तान, काजकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सिस्तान की भी एक रट लगा हुआ है यहाँ पर। तो जितने भी सिस्तान कंट्रीज हैं ये कंट्रीज लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, और मोस्टली जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनको सी रूट्स नहीं है। सी रूट्स ना होने की वजह से वो तो ज़मीनी ट्रेवल करते हैं या तो बाय एयर रूट जाते हैं, और बाय एयर से उनको ज़्यादा एक्सपेंडिचर देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इन कंट्रीज़ के लिए इनकी एक्सपेंसिव बढ़ जाती हैं, और इन कंट्रीज़ की एक्सपेंसिव बढ़ जाती हैं, पॉवर्टी बढ़ जाता है, और फिर ये कंट्री डिफ़ॉल्ट होने की करीब हो जाते हैं, और मोस्टली इन कंट्रीज़ को पुअर कंट्रीज़ ही कहा जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है वो सी पर डिपेंड करता है मोस्टली, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें एनर्जी कम एक्सपेंड होता है। अगर कलेक्टिवली इन सारे फैक्टर्स को कलेक्ट किया जाए तो कंक्लूजन एक ही बनता है कि इंस्टीट्यूशंस मैटर द मोस्ट। इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं, और जियोग्राफी भी ज़्यादातर रोल प्ले करता है इन सारों के बीच में। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड नहीं करते कि उनका कल्चर्स कैसा है, उनकी थॉट्स कैसे हैं, उन लोगों की कलर कैसी है। इन चीज़ों पे उनकी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करता।